जैसे मिशन 2024 दूसरा चौटाला के इस तरह से नारे के साथ जैसे की ग्राउंड लेवल छोड़ यार और बात कर ली कोई ऐसा सर, क्या ये जो 25 तारीख के की लोगों है, की बात तो क्या कोई रणनीति है उनके लिए कि आपकी पार्टी मतलब किसी सड़क पे लड़ाई लड़े? तो हमारा राज बड़ा छोड़ बाकी सारी बात क्यों चक्कर में पड़ रहा है। अभी पार्टी का भी यही मानना था, आप भी स्वयं ये कहते थे कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश रही है। कोई और बात नहीं है आपके पास, आज के समय की बात करो जो करनी है। अभी की कोई दूसरी से रिलेटेड ही कर रहे हैं। आज की बात तो पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों को अपमानित करता है कि नहीं करता मुख्यमंत्री? मैं पूछूं पत्रकारों को अपमानित करता है कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो आप। करता है कि नहीं करता है? फतेहाबाद पूछ गया हूँ, सरसा पूछ गया हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ तुम पीड़ित नहीं हो इससे? इस सरकार से परेशान नहीं हो? नाड़ हलावा है, हाँ भर सर एक क्वेश्चन है कि अब छोड़ यार। नहीं 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हम उनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। पिछले साल फतेहाबाद में मनाई थी और फतेहाबाद के अंदर बहुत बारिश थी उस दिन, 2 दिन तक लगातार बारिश पड़ी। उस दौरान कुछ हमारे ज्यादा जो शुभचिंतक थे इस प्रदेश में, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई कि 25 सितंबर की जो रैली है, सम्मान दिवस जो है, वो बारिश की वजह से पोस्टपोन हो रहा है। मैंने उसके बाद लोगों को एक अपील करी, ये हमारे बड़े शुभचिंतक, आप इनकी बात पे ध्यान मत देना। आप सही मायने में चौधरी देवीलाल के अगर शुभचिंतक हो तो आपने बड़ी संख्या में आना है। उस बारिश के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग वहां पे आए थे और उस दिन विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी। आज उसी का नतीजा है कि देश भर का विपक्ष जो है आज एकजुट होने जा रहा है, आज इकट्ठा हो रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आह्वान किया था नीतीश कुमार जी से, जब उन्होंने उनके साथ बातचीत करी, उन्होंने कहा था कि एक तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। नीतीश जी ने उनसे कहा कि तीसरे मोर्चे में हम कांग्रेस को भी शामिल कर सकते हैं। हमें भाजपा को अगर सत्ता से हटाना है तो अगर कांग्रेस उस गठबंधन में शामिल होती है तो आपको आपत्ति है? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आज 26 से ज्यादा राजनीतिक दल है जो उसमें शामिल हैं और इस 25 तारीख को हमने फिर उन सब लोगों को निमंत्रण दिया है। उनमें से 80% लोगों की जो है कंसेंट आ गई कि हम लोग आएंगे। नीतीश जी आएंगे, लालू जी आएंगे, उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आ सकती, उनकी पार्टी के उनके जो हाउस के लीडर हैं राज्यसभा, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा आपके पूर्व गवर्नर के सतपाल मलिक साहब वो भी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएगा, जयंत चौधरी आएगा, सीताराम येचुरी आएंगे। हमने जिन जिन लोगों को अब तक निमंत्रण भेजा है उन सबकी कंसेंट आई। अभी हमारे पास टाइम है। मैं अगले 12 तारीख के बाद दिल्ली में हूँ, क्योंकि दिल्ली के नजदीक के जिलों के मेरे कार्यक्रम हैं। उस दौरान मैं दिल्ली में जो भी नेशनल लेवल के लीडर आए होंगे उन सब से मैंने टाइम मांगा हुआ है, जिससे मुझे समय मिलेगा मिलकर के उनको निमंत्रण दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछली बार शरद पवार जी आए थे, अब की बार फिर वो आ सकते हैं। 13 तारीख की मेरी उनसे मुलाकात होगी। आज की जो आपने हमारी मीटिंग देखी, जो कार्यकर्ताओं में परिवर्तन यात्रा के बाद जो उत्साह और जोश, और जो परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का एक रिस्पॉन्स मिला, मैंने इतना नजदीक से परिवर्तन यात्रा में गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिल करके उनको समझा
किसमें कहाँ किस तरह की दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं। अलग अलग गांव की, अलग अलग शहर की, कस्बे की बड़ी बड़ी दिक्कतें थी, लोगों ने मेरे सामने रखी। मैंने विधानसभा में प्रयास किया उनकी बातों को रखने, लेकिन विधानसभा तो सेशन ही बिल्कुल छोटा सा था। 3 सीटिंग थी, उन 3 सीटिंग में मान के चलो कि आधे से ज्यादा टाइम तो बिलो में आपके क्वेश्चन ओवर में चला जाता, 0 ओवर में चला जाता। ये तो केवल फॉर्मेलिटीज थी, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। लोग बदलाव चाहते हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। आज मैंने हिसार के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया है कि आप बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 हमारी पार्टी के बुजुर्ग और नौजवान आएंगे, और हर हल्के में 1-1 हजार माताओं और बहनों को भी हमने जिम्मेवारी सौंपी है, उनको भी लेकर के आओ। मुझे बहुत भरोसा है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं। ये जो टारगेट मैंने दिया है उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में हिसार से लोग आ सकते हैं। 2 गांव के कार्यकर्ता ने मुझे सीट लिख करके भेजी, आपको सुनकर के हैरानी होगी। एक तो बालक गांव में कि 500 पुरुष और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हम लेकर के आए। इसी तरह सिवानी बोड़ान एक गांव है, वहां से भी ये था कि 500 से ज्यादा हम अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को लाएंगे, और उसके साथ साथ 2 बसें महिलाओं को लेकर के। अगर एक के गांव से इतने इतने लोग निकल गए तो फिर आप ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने बनाया है वो ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाए। जो ग्राउंड है वो पिछले ग्राउंड से 180 फीट ज्यादा है, उसकी लंबाई 180 फीट ज्यादा है, और उसकी चौड़ाई भी जो है 20-20 फीट दोनों साइड ज्यादा रखी पहले से। लेकिन अगर जिस तरह का हौसला है कार्यकर्ताओं में, उससे मुझे लगता है कि हमें उस ग्राउंड को अभी और बड़ा करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बाद। सारे जिलों की मीटिंग करने के बाद फिर मैं अपने कार्यकर्ता पार्टी के लोगों के साथ बात करूंगा, और जरूरत पड़ी तो ग्राउंड बड़ा कर देंगे। उसके साथ साथ आपको भी सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग भी 25 तारीख को कैथल जरूर आओ। आप अपनी आंखों से नजारा देखोगे तभी आप लोगों को ज्यादा मैसेज दे पाओगे। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी आओ। अगर जी आपकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की, लाखों लोगों से आप मिले होंगे इस दौर में, तो भविष्य में आप अकेले चुनाव लड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल या किसी गठबंधन का के साथ जाएगी? आप बताओ क्या करना चाहिए। हमें तो जो हालात लग रहे पूरे देश के अंदर, जैसे भी 7 विधानसभा सीटें में 4 इंडिया गठबंधन ने जीती है, तो उसके अनुसार बीजेपी को बाहर रखने के लिए हमें हमारा मूल्यांकन ये है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। अगर पत्रकार भी ये चाहेंगे तो फिर मैं ये मानता हूं कि आप इस सरकार से दुखी हो, आप भी चाहते हो कि सरकार की रांध करें। हम आपकी बात पे जरूर विचार करें। सर, आज से पहले इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और थी जिसमें आपको लेकर के ये कहा गया कि भाई दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान था कि भाई मैं पीड़ित हूँ क्योंकि मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है। क्या सीरियस हूँ? मैं पीड़ित हूँ क्योंकि मेरे चाचा अभय सिंह चौटाला है। इस बात से पीड़ित है? विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से आपका आक्रामक रवैया है, सवाल जिस तरीके से आप पूछते हैं विधानसभा सत्र में, तो उसको लेकर के एक सवाल पूछा गया था जिस पर जवाब में कहा कि मैं पीड़ित हूँ क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी मेरे चाचा हैं। तो चाचा ही रह जाते हैं, चाचा थोड़ा ही बदला दिया गया। सर, जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला चाचा नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके दादा थे। उसने उनको छोड़ करके गौतम को दादा बनाया, तब आज उसकी ये हालत है। तब आज हरियाणा छोड़ करके राजस्थान भागना पड़ रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा मानता रखता है तो आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ना कि किसी के झूठे बर्तन।
सर जैसे 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री हिसार में थे, उसी दौरान विष्णोई मंदिर में कार्यक्रम था और स्वर्गीय भजनलाल जी के नाम से कोई संस्था या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को उनके नाम से करने के लिए अपील की थी कुलदीप बिश्नोई जी ने। उसी बीच जैसे मटका चौक था, कई जैसे किसान आंदोलन के दौरान उसको किसान चौक का एक तरह से वो दिया गया, उसी को बदलने के लिए उन्हें ये क्या लगता है आपको कि आपस में टकराव के लिए इस तरह के उन्होंने किए? ये मुख्यमंत्री ने बिश्नोई समाज का अपमान किया है। बात चौधरी भजनलाल के नाम की नहीं है। वहाँ बिश्नोई समाज का कार्यक्रम था, चौधरी भजनलाल का कार्यक्रम भी था। ना तो चौधरी भजनलाल की जयंती थी, ना उनके नाम पे कोई जलसा हो रहा है। जन्माष्टमी का दिन था। हर साल बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग जन्माष्टमी पे बिश्नोई मंदिर में इकट्ठा होते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। समाज की तरफ से मांग की गई थी और मुख्यमंत्री ने मटका चौक का नाम अगर चौधरी भजनलाल के नाम से रखा है तो बिश्नोई समाज का अपमान किया है। बिश्नोई समाज को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारा मेहमान बन करके आया व्यक्ति तुम्हें अपमानित करके गया है, उसका बदला उनको तरीके से लेना चाहिए। सर हमने, आपको तो याद है कि नहीं है किसी को, पुराने जो साथी पत्रकार है उनको पता है, ये जो मंदिर है ये जगह चौधरी देवीलाल की दी हुई है। जब चौधरी देवीलाल सन 1977 में चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त ये जगह जो है चौधरी देवीलाल ने जन्माष्टमी के दिन यहाँ कार्यक्रम में आई थी 1978 में। उन्होंने ये जगह बिश्नोई समाज को दी थी। हमने तो बिश्नोई समाज को हमेशा सम्मान दिया है, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है वो लोगों के कल्याण के लिए अच्छे काम करते हैं। उस समाज ने बहुत सारी बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हमने तो उनको हमेशा सम्मान दिया, इन्होंने हमेशा अपमानित करने का काम किया। जैसा कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती सीकर में मना रही है सर, वो कह रहे हैं जी, अब मैंने उनसे सवाल भी किया था कि भाई आप हरियाणा में अभी पूरी तरह विस्तार नहीं हुआ तो आप वहाँ विस्तार कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरे से क्या कुछ, उनसे कुछ ही नहीं था, उन्होंने बताया नहीं। मैंने तो कहा आप बीजेपी का फायदा करने के लिए लड़ रहे हो, चुनाव हुआ, मैंने तो आपको पता है इस बात का, ये फायदा नहीं, ये किसी का फायदा नहीं कर सकते। ये वहां जाकर के भी बीजेपी से कोई ना कोई धन बटोरेंगे, ये अपने आप को वहां भी बेचेंगे जैसे यहाँ बेचे हैं। सर आपकी पार्टी की किसान मुद्दों पे मजबूत पोजीशन दी थी, सड़क से लेकर विधानसभा तक आप मजबूती से पक्ष रखते हो, आज है कि नहीं? लेकिन मजदूरों के मसले पे जैसे आशा वर्कर, मिड डे मील और ये लगातार आंदोलन चल रहा है, उन पे कहीं न कहीं कमजोर है क्या? ऐसा कोई आप? कोई कमजोर नहीं है। हमने हमेशा किसान और मजदूर की बात करी है। जितना पक्ष मैंने मिड डे मील का, आशा वर्कर का, जितना ये आपकी जो आंगनबाड़ी वर्कर है, आप उनसे पूछो कि मैं जब अपोजिशन लीडर था, इनका पक्ष जितना मैं रखता था, जितने कहीं भी इनके आंदोलन चलते थे, इनके हर आंदोलन में जाता था। आज भी जहाँ कहीं इन्होंने आंदोलन किया, हमारी पार्टी की तरफ से किसी न किसी की जिम्मेदारी रही और वो जाकर के इनका सहयोग करते रहे। मुझे भी जब कभी आकर के ये लोग मिले हैं, मैंने हमेशा इनके पक्ष में बात रखी। हमारी पार्टी को तो देखा ही ये कह के जाता है कि ये तो किसान और मजदूर की पार्टी है। जैसे मिशन 2024 दूसरा चौटाला के इस तरह से नारे के साथ जैसे जेजेपी ग्राउंड लेवल थोड़ी यार और बात कर रही है सर, क्या ये जो 25 तारीख फजूल के की लोगों है, की बात कर, ये 2024 का इलेक्शन हरियाणा का निर्धारित कर देगी? हर हालत में कर देगी। आप आओ, आपका स्वागत है, आप देखोगे, आप समय में मान जाओगे कि ये हरियाणा का ही फैसला करेगी। ये देश के अंदर एक नया मैसेज परिवर्तन का देगा। सर जैसा कि चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब की सजा हुई, उसमें सभी पार्टी का भी यही मानना था, आप भी स्वयं ये कहते थे कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश रही है। कोई और बात नहीं आपके पास, आज के समय की बात करो जो करनी है। अभी की कोई दूसरी से रिलेटेड ही कर रहे हैं। आज की बात को पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ गठबंधन आप जैसे कह रहे हैं कि तो मतलब जाएंगे गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन के तहत जाते हैं। ये फैसला अभी किसी पार्टी का आपस में नहीं हुआ जी कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, क्या होगा। ना तेरे मेरे जैसे साथी से ये बात बन सकती। जी ये फैसला जब होना होगा, जब समय आएगा अपने आप आपको पता चल जाएगा। आप बैठे बैठे यहाँ पता नहीं कितनी खबर चलाओ, हरियाणा की फलाना ये कर देगा, फलाना ये कर देगा। यहाँ रोना रोनी बहुत आते हैं थारे पास,
मैंने अब सारी जी वीडियो हरियाणा सारा दिन देखता हूँ। अब जी हरियाणा के 11 जिले सूखाग्रस्त है और बड़ी फसल बर्बाद हो रही, खासकर हिसार के इलाके में देखेंगे, और 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है। तो क्या कोई रणनीति है उनके लिए कि आपकी पार्टी मजबूती से कोई सड़क पे लड़ाई लड़े? तुम्हारा राज बड़ा, छोड़ बाकी सारी बात क्यों चक्कर में पड़ रहा है? जो बात मैं विधानसभा में कह आया, सुनी नहीं आपने विधानसभा में, उसके जवाब में कोई हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी दूंगा। जो बाढ़ की स्थिति थी उसके ऊपर जो मुद्दे मैंने उठाए, ना तो कांग्रेस ने उठाया और ना सत्ता पक्ष की तरफ से मेरी बातों पर कोई जवाब थी। मैंने फतेहाबाद के मामले में जोड़ाराम को हाउस के अंदर नंगा किया था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो मेरी बात का जवाब दे रहा था इस बात के ऊपर, उसको वहां ये साबित किया मैंने कि तू झूठ बोल रहा है उसके ऊपर। और आखिर मैंने उसको ये कहकर के शर्मिंदा किया, जब मैं उसको झूठा साबित कर रहा था वो दांत फाड़ रहा था। मैंने कहा बदकिस्मती है हरियाणा प्रदेश की कि तेरे जैसा व्यक्ति मंत्री है जो यहाँ बैठ करके दांत फाड़ रहे हैं, लोग डूब के मर रहे हैं, लोग सूखे की वजह से आज परेशान हो रहे हैं। सर, एक आखिरी एक सवाल मैं की बात पूछना चाहूंगी। आजकल ट्रेंड चल रहा है जनसंवाद का, जहां पर सवाल पूछने वाले लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता नाना है। जन सवाद का नहीं है, जन सवाद का है। जी हाँ, जी, तो वहाँ लोगों को मुख्यमंत्री सवाल पूछने वाले लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इक्का दुक्का जो रह जाते हैं उनसे जब फैक्ट्री की डिमांड एक महिला ने की तो उसे जो है चंद्रयान पर भेजने की तैयारी कर दी गई, यानी कि सवाल पूछने सवाल पूछने वाले पहले से ही नहीं थे और जो इक्का दुक्का थे उन्हें ठीक से जवाब ये नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है महिलाओं को अपमानित करता है, जी इसको इस बात में मजा आता है। आप विधानसभा में लो, विधानसभा के बाद देखो, ये जनसंवाद कार्यक्रम में पहली बार नहीं किया एक महिला ने, इससे पहले भी कई महिलाओं को अपमानित किया इसने। सबसे पहले डबवाड़ी के अंदर जब इसने अपना कार्यक्रम रखा, वहां एक महिला ने खड़े होकर के ये कहा कि मेरा पति जो है वो चिट्टे की वजह से मर गया, और उसने कहा मेरा बेटा भी मर गया। उसकी डिमांड तो ये थी महिला की कि वे किसी तरीके से इस नशे पे रोकथाम लगे, और उसको ये कह करके उसने पुलिस को कह करके बाहर निकलवा दिया, ये किसी की पढ़ाई लिखाई आई है, इसको बाहर करो यहाँ से, अपमानित किया उसको। उसके बाद उसी सरसा के जिला के कार्यक्रम के दौरान बड़ी गांव में गए, वहां की सरपंच ने अपने गांव की समस्याएं रखी तो उसने कहा एक समस्या रख सकते, जिस गांव का कार्यक्रम होगा, गांव में अगर 10 समस्या है तो सरपंच का काम है 10 बताए। मुख्यमंत्री का काम वहां सुनना था, उसको बैठाया अपने साथ, और उसने जब अपनी समस्या बतानी शुरू करी तो उसको कहा एक बता सकते। आखिर उसने मजबूर होकर के अपनी चुनरी जो है उसके पैरों में फेंक के मारी, और उसने कहा कि छोड़ बाकी समस्या, मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा, उसकी इंक्वायरी करा दे। उसने उसकी भी इंक्वायरी नहीं कराई, उसको भी अपमानित किया और उसको भी पुलिस से अरेस्ट करा दिया। उसके बाद भी ये चंद्रयान वाली बात महिलाओं के लिए थी। उससे पहले विधानसभा का सत्र था, संदीप सिंह के मामले के अंदर जब हमने ये बात कही कि इसको गिरफ्तार कराओ और इसका इस्तीफा लो, तब भी उसने बहुत ठोक बजा करके कहा कि मैं किसी कीमत के ऊपर इसका इस्तीफा नहीं लूंगा। तो अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकारों को अपमानित करता है कि नहीं करता है मुख्यमंत्री? सर, सवाल पूछने वाले लोगों को तो जाने ही नहीं दिया। मैं पूछूं आपको कि पत्रकारों को अपमानित करता है कि नहीं करता? ना दो, बोल के बताओ। भी करता था। बीजेपी का जिस प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई चल रही है, अभी यूपी में कुछ लोगों के एनआईए छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, वही हरियाणा का भी पैटर्न है कि कहीं ना कहीं से मैं पूछूं पत्रकारों को अपमानित करता है कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो आप, करता है कि नहीं करता है? फतेहाबाद पूछ गया हूँ, सरसा पूछ गया हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आगे भी पूछ। तुम पीड़ित नहीं हो इससे? इस सरकार से परेशान नहीं हो? नाड़ हलावा है, हाँ भर बता दिया सर, दमन है और बीजेपी का जो दमन जिस प्रकार एक और चाय पिलाता हूँ, थोड़ा। एक बड़ा इशू है, एक बड़ा पत्रकार तो सवाल जवाब करते नहीं, उनके डीपीआर सवाल जवाब करें, उनका जवाब दे रहे हो, वो तो सारा प्रायोजित है, छोड़ो उसको। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने 1987 में न्याय युद्ध शुरू किया, अभी आपने परिवर्तन यात्रा की, तो इसको न्याय युद्ध में कब बदले? ये न्याय युद्ध का एक पार्ट है।
परिवर्तन यात्रा का मतलब भी परिवर्तन करना था, न्याय युद्ध का मतलब भी लोगों से न्याय करना, इसका मतलब भी लोगों के साथ न्याय कराना है, लोगों के साथ न्याय करवाने के लिए सर एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है उससे आप कितने सहमत है? प्रधानमंत्री का जो एक देश एक चुनाव, ये नौटंकी है, कभी हो सकता है? प्रजातंत्र में इस तरह की चीजें थोपी नहीं जा सकती, ना ये हो सकता। और अभी जो G20 में इन्होंने ग्रीन एनर्जी के लिए जो एक प्रस्ताव पास किया है, जो कि पहले 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल में पहले से तय हो चुका, उसको दोबारा रिपीट करके इन्होंने किया। ग्रीन एनर्जी के लिए जहां तक बात आती है, हमारा जो किसान वर्ग, जिस तरह की राजनीति किसान वर्ग की आप लोगों ने या शुरू की थी और हमेशा से करते रहे, उसमें जो किसान हमेशा सदियों से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो आज तक किसी ने भी डिमांड नहीं किया किसानों के पक्ष में, जबकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसको खा जाते हैं। इस पे आपकी क्या राय? किसान को ये सरकार पहले दिन से कमजोर करने में लगी हुई है, तभी तो काले कानून बनाए इन्होंने थी, और वो काले कानून बना करके 750 किसानों की बलि ली इन्होंने। जब देश के प्रधानमंत्री को यह एहसास हो गया कि किसान यहाँ मर जाएगा लेकिन वापिस नहीं जाएगा, तब उसने मजबूर होकर के अपने काले बनाए हुए कानून वापिस लिए। अब किसान को कमजोर करने के लिए रोज नए नए योजनाएं बनती है। नई एक योजना है, किसान की खाद जो है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, और उस ज्यादा मात्रा से 3 बैग के अंदर किसान की, चाहे धान की थी, चाहे गेहूं की थी, चाहे कपास की फसल थी, पक जाती थी। उसकी मात्रा कम कर दी। किसान को कमजोर करने के लिए, उसको और ज्यादा लागत बढ़ाने के लिए वो कम कर दी और 3 की बजाय 5 बैग लगेंगे नई उर्वरक पॉलिसी के तहत। हाँ, ये किसान को मारने का, कमजोर करने का एक तरीका है। किसान को नहीं, इन्होंने मजदूर को मार दिया। इस पे आपकी पार्टी के वर्कर क्या किसानों तक जाके ये सारी चीज समझा के उनको मोबिलाइज कर सके? अब तक कौन लड़ रहा है ये बताओ इनके लिए? कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। कांग्रेस का तो हमारा ही कार्यकर्ता है जो लोगों तक जाकर की बात करता है। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान मैंने 2000 गांव कवर किए जी, और उसके साथ सारे के सारे शहर और कस्बे किए। मैंने सब जगह खुल करके सारी बातें बताई है जो आपसे कर रहा हूँ। आपसे तो कम बात करी है किसान के साथ, और किस किस तरह से इन्होंने अब तक भेदभाव किया है। आज भी 1100 रुपये आप जैसे व्यक्ति से ये कह करके लेते हैं ये कि तेरा क्रेडिट, अगर तेरा आधार कार्ड है उसको पैन कार्ड के साथ लिंक करा। मजदूर जो है वो कैसे पैन कार्ड के साथ लिंक कराएगा? मजदूर 1100 रुपये क्यों देगा? वो कौन सा इनकम टैक्स पे करता है? उससे जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे। इसी तरीके से इन्होंने जो है ये बना दिया, आपका बीपी जो है परिवार पहचान करता है, उससे 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीड़े कार्ड काट दिए, 5 लाख से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन कार्ड। तो तरीका है। और उसमें ये और इसने कह दिया मुख्यमंत्री ने कि जिसके 10,000 रुपये के बिजली के बिल साल के आगे, हम उसका पीड़ा कार्ड भी काट देंगे और उसकी पेंशन भी काट देंगे। अब लोग कहते हैं हम गिरांत काटेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि अब छोड़ यार, नहीं